के लिए आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका नाम है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील किसे कहते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा क्लोजअप लेते हैं इसका। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली जिसमें देखिए आपको एक एक्सल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्सल, AXLE एक्सल। इसमें जो ये चीज़ लगी हुई है इसे फ्लाईव्हील कहते हैं। ये जो बंदा है इसका जो पूरा का पूरा मास है आउटर साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड है, अंदर देखिए बहुत ही कम मास है, अंदर बहुत ही कम मास है, ठीक है। तो अंदर जो है काफ़ी कम मास है, पूरा मैक्सिमम मास यहाँ पर रखा गया है ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो। आपको मालूम ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, I = mr²। तो r जितना बड़ा होगा यानी कि मास अपनी जो एक्सिस होती है उससे जितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे ये एक्सिस है, एक्सिस के पास में तो एकदम कम कम मास है, एक्सिस से जितना दूर ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ज़्यादा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी कि जब ये एक बार शुरू होगा तो आसानी से रुकेगा नहीं, और एक बार रुक गया तो आसानी से शुरू होगा नहीं। समझ में आ रही बात है? तो बेसिकली इसको मतलब इसको एंगुलर एक्सीलरेशन या डिसीलरेशन देना बड़ा ही टफ काम है। बेसिकली इसका मास अगर यहाँ पे इतना बाहर न रख के अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यही मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये थोड़ा साइज में भी छोटा हो जाता, क्योंकि ये मास अंदर की तरफ चला जाता, आर कम हो जाता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाता। आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आप लोगों ने वो देखा रहेगा कि जो लड़कियां रहती हैं बैले डांसर, मैं बैली डांसर की बात नहीं कर रहा हूँ, बैली डांसर वो अरेबिक डांस है, मैं यूरोपियन बैले डांसर्स की बात कर रहा हूँ, BALLET बैले डांसर। तो ये जो लड़कियां रहती हैं ये उछल उछल कैसे सा करके नाचती हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद में एंड में वो क्या करती हैं कि अपने टोज पर आ जाती हैं, टोज पर और मतलब पैरों की उंगलियों पर, और उसके बाद चक्कर काटती हैं। जब वो चक्कर काटती हैं और उनका हाथ जब बाहर रहता है तो वो स्लो घूमती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ ऐसा अंदर ले लेती हैं तो बेसिकली वो फास्ट हो जाती हैं, एकदम फास्ट हो जाती हैं। तो उसका रीज़न भी यही है कि पहले जो उनकी बॉडी का मास था हाथ की वजह से थोड़ा बाहर भी है, हाथ फैलाने की वजह से और एक पैर भी फैलाने की वजह से बाहर भी है, लेकिन जब वो सारी चीज़ एकदम अंदर की तरफ ले लेंगी तो मास अंदर की तरफ आ गया, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। बाहर ऐसा हाथ रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है, एंगुलर स्पीड कम है, लेकिन जैसे वो हाथ अंदर लेंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो उनकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = I ओमेगा। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर स्पीड। तो जब I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और I ज़्यादा होगा। I कैसे ज़्यादा होगा, आप क्या करेंगे, हाथ बाहर निकाल लेंगे, तो I जब ज़्यादा होगा तो ओमेगा घट जाएगा, क्योंकि L तो फिक्स है, मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। ओके, तो बेसिकली असल ज़िंदगी में ये फ्लाईव्हील आखिर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप लोग को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तब आपको एक इंजन पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है पावर स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, और एक होता है सक्शन स्ट्रोक। तो इसमें से सिर्फ पावर स्ट्रोक ही ऐसा स्ट्रोक है जिसमें फ्लाईव्हील जो है, फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है, बाय द वे ये आपके इंजन के अंदर लगा हुआ होता है, जिसके अंदर ये एनर्जी स्टोर करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है, और ये एनर्जी जो स्टोर इसके अंदर होती है इसके गोल घूमने की वजह से ये जब इंजन स्लो हो जाता है, बाकी 3 स्टेजेस में, पावर स्ट्रोक में इंजन फास्ट होता है, उस टाइम पे ये एनर्जी मतलब स्टोर करता है, और बाकी की जो 3 स्टेजेस हैं उसमें इंजन स्लो हो जाता है। लेकिन इंजन स्लो ना हो तो ये बंदा, क्योंकि एक बार जब रोटेशन में आगे घूमने लग गया तो ये बंदा उस टाइम पे अपनी एनर्जी रिलीज करता है और इंजन में झटके नहीं लगने देता है। वरना इंजन में 4 अलग अलग स्टेजेस होने की वजह से गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो झटके लग सकते हैं, क्योंकि गाड़ी कभी तेज होती है पावर स्ट्रोक में तो अचानक में तेज होती है तो उसे भी ये स्टार्ट नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि ये मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अचानक में जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो पावर स्ट्रोक में ये फास्ट भी नहीं होने देता अचानक में, और जब गाड़ी स्लो होना चाहती है, इंजन स्लो होना चाहता है बाकी के 3 स्ट्रोक्स में, कंप्रेशन, सक्शन और एग्जॉस्ट में, तो ये स्लो भी नहीं होने देता है। ये चीज़ सिर्फ यहाँ इस्तेमाल नहीं की जाती है। आप अगर गांव में गए हैं तो बेसिकली वहाँ पे जो डीजल का जनरेटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर घर में लगे हुए होते हैं, वहाँ पे गाँव में इन्वर्टर को इतना यूज़ नहीं करता है। इन्वर्टर तो सब शहर के फ्लैट के लिए है, लेकिन पूरे पूरे बंगले को पावर देने के लिए गांव में लोग क्या करते हैं कि जनरेटर रखते हैं। तो वो जनरेटर में आपने देखा रहेगा कि उस पर ना ऐसा पाना जैसा एक कुछ चीज़ रहती है, वो लगाते हैं, उसको ऐसे करके 3-4 बार हाथ से घुमाते हैं, और एक बार वो मोशन में आ जाता है तो जनरेटर खुद स्टार्ट हो जाता है, फिर वो खुद वर्क करने लगता है। तो आप लोगों ने शायद वो जनरेटर देखा होगा, अगर वहाँ नहीं देखा है तो शायद गाँव की किसी शादी में देखा होगा।
पेट्रोल, हाँ उसमें पेट्रोल या डीजल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वहाँ पर भी इस फ्लाईव्हील का इस्तेमाल है। और भी कुछ मशीन्स होती है, मैं खाली नाम बोल देता हूँ, मशीन्स के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब इंजीनियरिंग का पार्ट है। एक होता है रोलिंग मिल्स, ये कैसा है ना कि मोशन स्मूथ चले उसके लिए इस्तेमाल होता है, मोशन स्मूथ चले, क्योंकि इतना भारी होता है कि अचानक से ना तो इसको घुमा सकते हैं ना अचानक से इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो मोशन स्मूथ कंटिन्यू हो उस वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था कि इसका और कहाँ इस्तेमाल होता है, तो एक पंचिंग प्रेस नाम की एक मशीन होती है, वहाँ इस्तेमाल होता है पंचिंग प्रेस। और एक होती है आपकी रोलिंग मिल्स, ठीक है, वहाँ भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसके बहुत सारे काम है और गाड़ी में तो इस्तेमाल होता ही है, 4 स्ट्रोक इंजन में, ये आपको बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए ये देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे आज परफॉर्म हम करने वाले हैं, ठीक है। स्टॉप करिए। ओके, तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है फ्लाईव्हील। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें डिटरमाइन क्या करना है, इसमें हमें डिटरमाइन करना है फ्रिक्शनल कपल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है और फ्रिक्शनल कपल भी पता करना है। अब आप बोलेंगे सर ये फ्रिक्शनल कपल क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने आपको बोल दिया कि कोई चीज़ बेसिकली घुमाने पर अगर एक बार से घुमा दिया तो उसे रोकना कितना मुश्किल है, ये उस बात को मेजर करता है। इनर्शिया मतलब एक तरीके का रेजिस्टेंस है, कोई चीज़ रुकना नहीं चाहती उसके लिए, ठीक है। और एक बार रुकी हुई है तो उसे चलाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो वो उसका इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो घुमाना मुश्किल है या घूमते हुए को रोकना मुश्किल है, उसे कहते हैं इनर्शिया, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फ्रिक्शनल कपल क्या है? अब बेसिकली फ्रिक्शनल कपल ये है कि जब आप फ्लाईव्हील को घुमाएंगे तो थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी ना फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अरे क्योंकि जो आपका एक्सेल है किसी चीज़ में बंधा हुआ है ना, वो एक्सेल जो है बेसिकली किसी चीज़ में बंधा हुआ है। देखिए जैसे कि इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक्सेल है यहाँ पर ये एक्सेल किसी चीज़ में लगा हुआ है ना कहीं तो इसे आपने टांगा है ना। तो ये जो टांगी हुई चीज़ है बेसिकली इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, क्या होगा ना, ये चीज़ इसके अंदर घुसी हुई है, तो जब आप बेसिकली इसे घुमाएंगे तो फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन को हमने कम से कम करने की कोशिश की है, लेकिन फ्रिक्शन को कभी जिंदगी में खत्म नहीं किया सकता। फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कैसे की है, इसके अंदर बॉल बेयरिंग्स लगाए हुए, इसके अंदर हमने बॉल बेयरिंग्स लगाए हुए हैं। वो डायरेक्टली बाहर से विजिबल नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अंदर बॉल बेयरिंग्स हैं जो लगाए गए हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। फ्रिक्शन को हम कम तो कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब ये चीज़ कोई भी घूम रही है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और दो फोर्सेस होंगे अपोज करने वाले, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सपोज ये ऐसे मूव हो रहा है तो एक फ्रिक्शन इसे ऐसे रोकेगा और एक फ्रिक्शन इसे ऐसे रोकेगा, तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल कपल। दो फ्रिक्शन है, ठीक है, और दो मिलके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कपल, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मतलब कपल। तो फ्रिक्शनल कपल है इसके अंदर, ठीक है, जिसे रोकने की कोशिश करेगा, तो वो फ्रिक्शनल क्या, हाँ ये टेंजेंशियल टाइप का फोर्स है, करेक्ट। तो बेसिकली टेंजेंशियल टाइप का फोर्स है, ये फ्रिक्शनल कपल है, समझ गए। तो फ्रिक्शनल कपल की वैल्यू क्या है हमें ये भी पता करना है, और हमें इस बंदे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चलाना या रुकाना कितना मुश्किल है वो भी मेजर करना है। समझ में आ गई बात। आइए हम मैनुअल की तरफ फिर लौट आए। तो बेसिकली हमारी जो मैनुअल है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप जो टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे घुमाने के लिए, अरे भाई घुमाओगे ना अभी इसको फ्लाईव्हील को, तो फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए जो टॉर्क इस्तेमाल करोगे वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होगा। एक तो देखिए अल्फा यहाँ पे दिया हुआ ना, आई अल्फा, तो अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई अरे घुमाने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये जो ताकत आप दे रहे हो, जो घुमाने की ताकत आप अप्लाई कर रहे हो, ये ताकत इस्तेमाल होगी किस चीज़ में इस्तेमाल होगी, एक तो घुमाने के लिए और एक तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ये फ्रिक्शनल टॉर्क है, समझ रहे हो, फ्रिक्शनल कपल है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ओवरकम कर लोगे। तो ये घुमाएगा और ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। समझ में आ रही है बातें। अरे हम जब आम तौर पर अगर ये मोबाइल यहाँ पे ज़मीन पे ऐसा रखा है, इसे मुझे चलाना है, मैं इसे फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स, तो फोर्स दो चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, एक तो इसको स्पीड देने में, इसको एक्सेलरेशन देने में, और एक फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। फ्रिक्शन है ना, घर्षण है यहाँ पे, समझ रहे हो आप लोग। तो वैसे ही जो फ्लाईव्हील है, एक तो ताकत लगेगी उसे घुमाना शुरू करने में, ठीक है, और एक तो जब वो घूम गया तो उसकी स्पीड बढ़ाने में, उसका स्पीड चेंज करने में। तो दो पार्ट में हमारा टॉर्क इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात। अब सुनिए, हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और इसको ग्राफिकली भी निकालेंगे, मैं बताता हूँ। ओके, तो बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि ये जो चीज़ दिख रही है, ये चीज़, इसे ग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज आपने टॉर्क को है ना वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, प्लॉट किया, तो इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ वाई, ठीक है, इसे मैं वाई लिख दे रहा हूँ। अरे देखो मैं यहाँ पे बड़ी सी कुछ लिखता हूँ, टॉर्क जो रोटेटिंग टॉर्क है इक्वल्स टू आई अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क या फ्रिक्शनल कपल।
हाँ, तो ये जो बेसिकली हम लोग ने जो रोटेटिंग टॉर्क दिया है वो दो चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, एक तो घुमाने में इस्तेमाल हो रहा है और एक फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, है ना, मतलब स्पीड देने में और फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो बेसिकली अगर मैंने इसे वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, सपोज टॉर्क को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, तो क्या इस चीज़ की, इस इक्वेशन की शक्ल ऐसी नहीं दिख रही, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, है ना, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। अरे भाई फ्रिक्शन जितना है उतना है, फ्रिक्शन थोड़ी कोई बदलने वाला है, तो फ्रिक्शन जितना है उतना है, तो कांस्टेंट हो गया। तो वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड इकरारुन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो सुनो, इसमें i क्या होगा, m होगा। m मतलब क्या होता है, स्लोप, है ना। और ये जो टॉर्क f है ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, हाँ कांस्टेंट, तो ये इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट। यानी कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा और मैं यहाँ पे टॉर्क प्लॉट करूंगा, जब मैं टॉर्क प्लॉट करूंगा और यहाँ पे अल्फा प्लॉट करूंगा, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन आएगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसका नाम होगा, तो इसमें टॉर्क हो गया, इसमें अल्फा हो गया, इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बेसिकली इसका जो इंटरसेप्ट आया है, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ये c कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम क्या है, वो है फ्रिक्शनल कपल। फ्रिक्शनल कपल, समझ गए। मैं टॉर्क प्लॉट करूंगा, अल्फा प्लॉट करूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्लोप बन के आएगा और इंटरसेप्ट बन के क्या आएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क। वही चीज़ यहाँ पर हमने पहले से प्रिंट करके रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टॉर्क है, यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये स्ट्रेट लाइन में जो इंटरसेप्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट वो किसके बराबर है, फ्रिक्शनल टॉर्क के बराबर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि हमने टॉर्क प्लॉट किया यहाँ पर और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्लॉट किया। तो बेसिकली जो हमें एक लाइन आई है उसका जो स्लोप आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा, और जो इसका जो इंटरसेप्ट आया वाई एक्सिस पे, ये आएगा फ्रिक्शनल टॉर्क के बराबर। अच्छा, हमने बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पाई लिखा हुआ है और यहाँ पर n1 लिखा है, ये नंबर ऑफ रोटेशन है n1, और यहाँ पे n2 जो लिखा है ये भी नंबर ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये जब धागा बंधा रहेगा तब के रोटेशन से, ये धागा हट जाने के बाद के रोटेशन से। अब ये धागा बंधा है और हट जाएगा, ये इसका क्या मतलब है मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। और ये t2 जो है वो टाइम है, ठीक है, जो कि बेसिकली किस चीज़ का टाइम है ये, कि जब धागा हट गया रहेगा तब जो फ्लाईव्हील घूमने वाला है उसको कितना टाइम लग रहा है पूरे रोटेशंस में, वो टाइम t2 है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये चीज़ क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स गो टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। तो पहले तो ये जो पैन है हमारे पास, ये देखिए जो पैन है, ये पैन का हमें वजन कर लेना है, इसका मास निकाल लेना है। मास एक्चुअली वजन नहीं होता है, मास का हिंदी नाम अगर आप देखने जाएंगे तो उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। तो बेसिकली इसका द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, और बेसिकली चेक करेंगे तो मैंने पहले से चेक करके रखा हुआ है 19 ग्राम से। अगर नहीं चेक किया है किसी ने, एग्जाम के टाइम पे आप जाके वहाँ पे बीम बैलेंस हम लोग लगा के दे देंगे, उस पर रख के आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब इसे हम लेके चलते हैं फ्लाईव्हील की तरफ, आइए। तो यहाँ पे हम फ्लाईव्हील के पास पहुँच गए। यहाँ पे आपको ये देखो दिखाई दे रहा है, इसमें बांधने के लिए एक इस तरीके का कुछ निकला हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हैं कि अच्छे से, है ना। ये बांधने के लिए जो ये चीज़ दी हुई है, बेसिकली इस पे हम धागे को रखेंगे और इसे 10 बार घुमा के बांध देंगे। 10 बार से घुमाना है, तो देखो, हाँ, तो ये देखो, ये पहला, मतलब पहला भी हुआ नहीं है, जब आएगा तब पहला होएगा। ये इधर आ गया वापस से, ये पहला है, ठीक है। फिर नहीं, अभी कहाँ हुआ है, ये दूसरा है, यहाँ पे है तो, ठीक है। फिर ये ऐसा घुमा के, ये तीसरा, ये चौथा है, ये 5th, 6th, 7th, 8, ठीक है, 9, ये फाइनली 10 हो गया, ठीक है। 10 बार इसे घुमाना है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस n1 जो है, नंबर ऑफ रोटेशंस जो n1 है, उधर n1 लिखा हुआ था ना, वो n1 क्या चीज़ है, 10। अरे धागे को बांध के तुमने जितनी बार घुमाया वो n1 है। 10 लेना जरूरी है क्या, नहीं, तुम 8 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, बट हमने 10 इसलिए लिया है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होता है। 10 लेंगे तो किधर भी कैंसिल करने में अच्छा लगता है ना, तो इस वजह से हमने 10 लिया है। लेकिन जो लिया है फिर हर बार उतना ही लेना है, तो 10 ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें मास ऐड करेंगे, तो वो देखिए वहां पे सामने हमारे मासेस रखे हुए हैं, ये देखिए इसमें सारे मासेस रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे मासेस रखे हुए हैं। अब ये मासेस हम उठाएंगे और उसमें पैन में डाल के देखेंगे, उस पैन में, कि भाई कौन से मास से वो चलना शुरू करता है, क्योंकि जैसे मास डालेंगे तो फ्लाईव्हील घूमना स्टार्ट होगा ना। तो ऐसा तो नहीं कि मैं 1 ग्राम डाल दूँ तो घूमना स्टार्ट हो जाए, तो कुछ तो मिनिमम डालना पड़ेगा। अरे भाई फ्रिक्शन को ओवरकम करना है कि नहीं करना है ना, तो हमें वो मास डालना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, छोटे मोटे से स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स से कि ये कितना है भाई, कितना दिख रहा है बेटा, ये 10 है।
तो ये 10 है ना। चलिए आइए इसमें पहले 10 पुट करते हैं। अच्छा मैं हाथ में और भी ले लेता हूँ अपने साथ में। ये देखिए ये 20 वाला है, ठीक है, इस पर 20 लिखा हुआ है। और फिर मैं एक 50 वाला भी अपने हाथ में रखता हूँ। 50 वाला है कि नहीं, ये कितना वाला नहीं, ये भी सब 20 वाले ही हैं। 50 वाला ये है, राइट। चलिए आइए, तो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं। आइए इधर नज़दीक आ जाइए। तो ये जो है देखिए मैं इसमें ना पहले 10 ग्राम डाल के रख रहा हूँ, एकदम प्यार से रखना, ठीक है, फेंकना मत, ठीक है। ये 10 रख दिया, फिर ये 20 और ऐड कर दिया, 30 हो गया। 30 में नहीं चल रहा है ना, फिर 50 रख दिया, नहीं चल रहा है। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा ये निकालता हूँ, 20 निकाल लेता हूँ और एक 10 निकाल लेता हूँ। 70 के आसपास रख के देखता हूँ, शायद चल जाए। 70 रखा, हाँ चलना स्टार्ट हो गया। अब सुनिए, स्टॉप वॉच तैयार रखिए। ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, दिखाइए स्टॉप वॉच दिखाइए। यहाँ पे ये स्टॉप वॉच है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी स्टॉप वॉच है इसमें ना 2 रेंजेस हैं। यहाँ पे नीचे 1 की रेंज है और ऊपर है ना 0.1 की रेंज है। तो 1 सेकेंड अगर मेजर करने जाओगे तो देखो कैसे बदलेगा ये, सॉरी 1 अगर मेजर करोगे तो ये ऐसे सेकंड्स में ऐसे कर जाएगा। देखो 1 मिनट ऑफ करता हूँ, रीसेट करता हूँ। ये रीसेट बटन, लाल बटन बोले तो रीसेट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा, देखो इसको मैं स्टार्ट किया, ये कैसे जा रहा है 1 2 3। मेरे को ये थोड़ी चाहिए, अरे मैं कोई आम आदमी थोड़ी ना हूँ, मैं तो फिजिक्स वाला हूँ ना। तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा एक्यूरेट चाहिए। तो मुझे 0.1 पे रखना चाहिए। 1 मिनट स्टॉप किया, रीसेट किया, मैं इसको 0.1 पे रखता हूँ। 0.1 रखूंगा ना तो ये मुझे रीडिंग है ना 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच में जो आता है वो भी देगा। मतलब सिर्फ ये 1 2 3 नहीं देगा, बल्कि 1.1 1.2 1.3 भी देगा। समझ में आ रही बात। इसको स्टार्ट किया, ये देखिए दिख रहा है 2.3 2.4। तो मुझे 0.1 पे रखना है ताकि ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका लीस्ट काउंट हमें 0.1 सेकंड रखना है। समझ में आ रही बातें। ये लीस्ट काउंट सेट कर रहा है, रेंज सेट कर रहा है ये, ठीक है। इसे स्टॉप, तो इसे बंद करके रीसेट कर दिया है, 0.1 पे रखा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए क्या करना है हमें। तो घुमा दिया बेटा, इसको 10 बार घुमा के बांध दिया है। पेन का वजन भी मैंने निकाल लिया। पेन का जो मास आया, द्रव्यमान आया, वो 20 के आसपास आया, 19-20 है, ठीक है, 19 है। ओके, अब ये जो है ना, जिससे जहां से मैंने बांधना स्टार्ट किया था, रोटेशंस काउंट करना स्टार्ट किए थे 10, मैं क्या करूंगा, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर है ना बिल्कुल ऐसा एक मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। ये मुझे मार्किंग काउंटिंग के लिए काम आएगी, क्योंकि जब ये बेसिकली खुलेगा धागा, जब ये बंदा नीचे चल के जाएगा तो धागा खुलेगा। धागा खुल के जब गिर जाएगा तो उसके बाद जो रोटेशन है वो मुझे काउंट करने हैं। उसके बाद के रोटेशन वो N2 है। जब धागा छोड़ देगा इसे, जब धागा इसे छोड़ देगा, ये चीज पैन नीचे गिर जाएगा, तो तब जब ये घूमेगा ना तो वो रोटेशंस कितने होंगे वो मुझे काउंट करने हैं। और ये बात याद रहे, जैसी धागा यहां से छूटे घड़ी शुरू हो जानी चाहिए। और जब ये घूमता रहे तो रोटेशंस काउंट होते रहना चाहिए। जब ये घूमना बंद हो जाए तो घड़ी बंद हो जाना चाहिए। समझ में आई बात आप सभी की। क्या लोडिंग कीजिए, 100 डालिए, हाँ 100 डालिए डायरेक्टली, आराम से प्लेस कीजिए और हट जाइए। हाँ स्टार्ट हो रहा है ये। तो मेरी घड़ी पे आप लोग सभी नजर रखिए। मैं इसमें देखिए कैसे काउंटिंग करने वाला हूँ, सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे। तो 0.1 पे मैंने सेट किया हुआ है, मुझे वहां पे ध्यान रखते रहना, नजर बनाए रखनी है। बस आने ही वाला है, आ गया। घड़ी स्टार्ट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुकने दीजिए, घड़ी रुकेगी नहीं जब तक। अब घड़ी को स्टॉप कर दिया। ओके, तो बेसिकली हमने ये देखा कि हमारा जो ये घूमा 9 बार पूरा घूमा, उसके बाद चौक है ना यहाँ से घूम के आधे पे चला गया। कैसे मुझे मालूम पड़ा कि आधे पे गया है, क्योंकि ये मेरे सामने आ गया ये पॉइंट। ये देखिए ना, हमारे सामने ये पॉइंट था ना, लेकिन इसका 180 डिग्री आगे ये है ना, तो आधे पे आ गया। जब आधा आ गया तो आधा काउंट करो। एक बार को है ना थोड़ा पाव आया, पाव 1/4 आया, तो एक बार को नहीं करोगे तो वो चलेगा। हालांकि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए वो भी काउंट करना चाहिए। लेकिन सपोज कि उसको नहीं किया, मतलब जैसे ये यहाँ से खाली अगर यहाँ आ जाए तो पाव जितना होता है ना 1/4 होता है, तो अगर इसको एक बार इग्नोर किया तो चलेगा। लेकिन आधे को इग्नोर मत करो, आधा इज अ बिग थिंग। तो जब ये आपके सामने आ जाए तो समझ जाओ आधा हो गया। तो आधा या आधे से ज्यादा रहेगा तो आप ध्यान दो, ठीक है। आधा रहेगा तो उसको आधा ही लिखो। लेकिन अगर पौना रहा तो क्या करेंगे, 3/4 रहा तो क्या करेंगे, उसको फिर 1 गिन लेंगे। 3/4 मत लो, अरे ऐसे ऑड नंबर फिर डिवाइड करने में तकलीफ आएगी। समझ में आ रही बातें। तो अगर देखो पहले हमें आया 9 फुल आया और आधा आया तो 9.5 बोलेंगे। अगर आधे से ज्यादा आता तो क्या बोलते, 10 बोलते, है ना। 9 + 1 10 होते। और आधे से कम आता तो फिर उसको 9 बोलते। फिर आधे से कम आया तो काउंट नहीं करेंगे ना 1/4 को, 1/4 को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया। आधा आया तो 9.5 बोलेंगे, आधे से कम आया 9 ही बोलेंगे, आधे से ज्यादा आया 10 बोलेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो टॉर्क है जिससे हम लोग रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फॉर्मूले में mgr आ रहा है। अब ये mgr क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ आपको। m तो वो मास हो गया जो आप पेन में लटका रहे हो। अरे भाई वो जो पेन है वही तो धागे को खींच रहा है, और वो खींचने की वजह से ही तो फ्लाईव्हील घूम रहा है। तो बेसिकली मास
मास को कौन नीचे पुल कर रहा है? ग्रेविटी पुल कर रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, तो mg फोर्स आ गया ना, नीचे का फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स। तो फ्लाईव्हील का जो एक्सेल है उस एक्सेल पे धागा बांधा हुआ है, धागे पे मास लटका हुआ है, मास पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी मास को खींच रही है, वो फ्लाईव्हील को घुमा रहा है। अच्छा, अब लेकिन कितना घुमा रहा है? तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोगों को फोर्स लेना पड़ता है और आर लेना पड़ता है। ये आर क्या होता है? जो तो एक फोर्स होता है और एक आर होता है, और ये आर क्या होता है? ये जो हमारा एक्सेल है ना, एक्सेल, उसकी जो इस एक्सिस है, एक्सिस, वहां से ये डिस्टेंस, यानी कि जो इसका पूरा जो डायमीटर है उसका आधा, यानी कि रेडियस, तो ये रेडियस है, इस रेडियस पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है ना। अरे ये यहीं पे धागा बांधा ना तुमने, यहीं पे धागा बांधा, ये पेन लटकाया है, बराबर है, एक्सेल पे, तो एक्सेल का रेडियस लेना होता है, तो उससे टॉर्क निकलता है। सो टॉर्क के फॉर्मूले में मास भी आएगा, ग्रेविटी भी आएगी और रेडियस भी आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में वर्नियर कैलिपर है, इसके इस्तेमाल से मैं इसका जो है एक्सेल का डायमीटर मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका मैंने डायमीटर निकाला, इससे पकड़ के, इसको खोल के, फिर इसको पकड़ के बंद करके इसका जो है मैं डायमीटर निकालने वाला हूँ। यस, तो इसको पकड़ के मैंने इसका एकदम टाइट कर दिया, अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना इतना निकाल लिया मैंने, ठीक है। चलिए इतना, तो अब ये जो इसकी वैल्यू आ रही है, देखिए कितनी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे की जो वर्नियर स्केल है वो ऊपर की जो 2 है मेन स्केल का, उससे जस्ट आगे जा रहा है, यानी कि हमको 2.00 नोट करना है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी बिल्कुल 2.0 से जस्ट आगे है, तो आपको 2.00 लेना है। अब इन सब लाइंस में से नीचे की जितनी लाइंस हैं उनमें से एक लाइन ऐसी ज़रूर होगी जो ऊपर की लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही होगी। उसे ज़रा ध्यान से देखिए, कौन सी लाइन है वो जो कोइंसाइड हो रही है? कौन सी लाइनें कोइंसाइड हो रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी? आई थिंक फर्स्ट ही कोइंसाइड हो रही है ना, फर्स्ट वाली कोइंसाइड। फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी ले सकते हैं कि दोनों ही लग रही है, तो फर्स्ट वाली ज़्यादा लग रही है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। तो अब फर्स्ट वाले को लिखना कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग में मैंने 2.00 लिखा ना बेटा, और कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही थी? फर्स्ट लाइन कोइंसाइड हो रही थी, तो वो फर्स्ट लाइन है ना, उसको रीडिंग में कन्वर्ट करना है। तो रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए उसको लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 0.01 ओनली, सेम 0.01 आ जाएगा, तो वो इसमें ऐड कर देना होगा 0.01, तो 2.01 इज योर आंसर। तो ये इसका डायमीटर आ जाएगा इसका। तो एक बार मैंने निकाला, एक बार है ना इस बच्ची ने निकाला, तो इस बच्ची ने जब निकाला तो वो भी 2.00 आया और उसको 0.02 दिखाई दिया, ठीक है। तो 0.02, तो ये बन जाएगा 2.02, ठीक है। अभी तीसरी बार किया तो वापस से हमको 2.01 आया, तो बेसिकली 2.00 प्लस 2.01, सॉरी प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 2.01। तो 3 रीडिंग आ गई ना, 0.01, 0.02, 0.01 वाली, तो अब हम तीनों को ऐड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो 0.01, फिर 0.2 और फिर वापस से 0.1 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो देखिए हमें कितना आता है, पॉज। ओके, तो 2.01 प्लस 2.02 प्लस 2.01, ये अपना तीनों मिला के 6.04 हो गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ में तो हमें आ रहा है 2.01333। अब देखिए ये हमको 2.01 तक की जरूरत है, ये जो 333 हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये 5 रहता तो मैं राउंड ऑफ करके 2.02 लिख लेता, लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं है ना, 3 है ना, 5 से छोटा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो 2.01 इसकी एवरेज रीडिंग है। तो यहाँ पे डायमीटर जो हमें एवरेज है, मीन डायमीटर, देखो बोला है ना मीन डायमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.01 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसका आधा होगा, तो 1 सेकेंड, तो मैं क्या करता हूँ 2.01 डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस कितना है, डिवाइड बाई 2 है ना, तो 1.005 आ रहा है, जिसको हम लोग 1.01 बोल देंगे, ठीक है, 1.01। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.01, कितना आ रहा है 1.005 आ रहा है ना, तो उसको हम लोग मतलब क्या बोल देंगे, राउंड ऑफ करके 1.01। मैं 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिख रहा हूँ, तीसरे पे नहीं जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी वैसी है ना, ये जो चीज़ है ये 3 डिजिट में जा ही नहीं सकती है, ये तो 2 डिजिट मेजर करता है ना, तो मैं कैसे 3 डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस है ना, आपको सिर्फ 2 ही मेंटेन करना है, टोटल मिला के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1.01, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस भी हो गया। अब हम यहाँ की कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये सारी रीडिंग्स देखिए हमें आ चुकी है। तो 100 ग्राम्स हमने लिया था और 19 ग्राम्स जो पेन का मास है, ठीक है। फिर वैसे 120 लिया था, तो 139 जो है ये पेन का मास मिला के है। तो हमें रीडिंग्स है ना काफ़ी प्यारी सी आई हैं। यहाँ से आप देखते जाएंगे तो एक प्रॉपर ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। जो लास्ट वाली रीडिंग है मैंने 3 या 4 बार ट्राई की, लेकिन ये हर बार कम आ रही है। आई डोंट नो हाउ सडनली ये चेंज हो गया। अच्छा, वैसे इसको 200 नहीं लिखना है, इसको 219 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 200 ग्राम तो रखा था और 19 ग्राम पैन का हम लोग ऐड करना भूल गए हैं। 1 मिनट को,
तो सडनली पता नहीं कैसे फ्रिक्शन चेंज हुआ कि क्या हुआ, आई डोंट नो, बट 219 वाली जो रीडिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है, बट जाने देते हैं। अभी इसको 4 बार मैंने किया बट नहीं आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे जाने देते हैं। तो हम लोग जो है इसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो मीन निकालेंगे, तो मीन N2 निकालेंगे। तो देखिए N2 के कौन सा है, 10 और 10 है, तो उसका मीन क्या होगा, 10 होगा। 12 और 13 का कितना होगा, 12.5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग मीन वैल्यूज़ लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कितना, यहाँ पे मैं लिखूँगा 10, यहाँ पे मैं लिखूँगा 12.5, 14 और 13 का ये मैं कितना लिखूँगा, 13.5 मीन आ जाएगा इसका। 14 और 16 का कितना होगा, 15 होगा, और फिर 16 का 16 होगा, और 15 और 16 का 15.5 होगा। अब वैसे टाइम का भी हमें एवरेज निकालना है, तो 17.0 और 17.5 इसका आ जाएगा 17.25। फिर बाद में 19.3 और 19.1 है, तो ये 19.2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना है, 21.0 और 21.1 है ना, 21.1 21.0, तो ये आ जाएगा 21.05, ठीक है। उसके बाद में फिर ये 20.7 है, 22.7 है। तो देखिए मैंने सारी रीडिंग्स N2 और T2 की जो मीन रीडिंग्स हैं मैंने लिख दी हैं कैलकुलेटर से। अब ये जो N2/T2 है मैं इसे करूँगा, तो मतलब मुझे क्या करना है, N2/T2 करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो वो मैं करके लिखूँगा। पहले मैं डिवाइड करूँगा फिर स्क्वायर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है मतलब N2/T2 का स्क्वायर किया, तो हमें ये सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब हमें अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की रीडिंग निकालनी है, तो 4π डिवाइड बाई N1 कितना हमारा 10 है ना, तो हम ये लेंगे और फिर जो 4π/10 जो है 4π/10 जो आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे N2/T2 से, ठीक है। उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो ये सारी रीडिंग्स आई उनसे। N2/T2 का स्क्वायर ये है ना पूरा, उसको हम 4π/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4π/10 की वैल्यू 1.2565 आ गई है। इसको अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.3361 से, तो बेटा कितना आ रहा है, हाँ 61, तो कितना आ रहा है 0.4223, ठीक है। तो 0. कितना बोला, बोलो 0.422230 आ रहा है, करेक्ट है ना। तो मतलब नहीं इतना तक मत लो, 5 डिजिट 4223, ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए अब अगला वाला वापस है 1.2565 मल्टीप्लाइड बाई 0.4239, 0.1 देखो लिखो 1.2565 मल्टीप्लाइड बाई 0.4239 कितना आ रहा है, 0.53263, मतलब 5326। ओके तो अभी यहाँ पर जो है ना देखो टॉर्क जो है वो कितना है, mgr के बराबर है। तो यहाँ पे मास जो हमने लिया था 119, तो मैं 119 यहाँ पे लूँगा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 980 से, और फिर 980 क्योंकि हम सब किस में ले रहे हैं, CGS सिस्टम में ले रहे हैं, तो 980 से मल्टीप्लाई करूँगा। जी की वैल्यू 980 है सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, और फिर आर की वैल्यू जो हमें आई थी वर्नियर कैलिपर की वो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्नियर कैलिपर से हमें रेडियस आया था 1.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली मैं 1.01 आपको दिखाने मतलब मल्टीप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे 1.01। तो हम ये 3 चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो mgr है मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसी सब रीडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ टॉर्क यहाँ प्लॉट करेंगे, और जो है बेसिकली अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम प्लॉट करके आपको दिखाते हैं कैसे ग्राफ आता है। तो बेसिकली अभी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो ग्राफ के लिए हमें रीडिंग्स प्लॉट करना पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने रीडिंग्स को थोड़ा सुधार दिया, मतलब 0.422 था तो मैं इसको मैंने 4.2 × 10⁻1 ले लिया है, फिर 5.3 × 10⁻1 ले लिया है, 5.2 क्यों, क्योंकि 0.516 है ना, तो मैंने वो 6 के बदले इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो हो जाएगा मतलब वो 0.52 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 5.2 × 10⁻1। वैसे यहाँ पर 4 पॉइंट शिफ्ट कर दिए हैं, तो 10⁻4 में आ जाएगा, तो 11.8 हो जाएगा। देखो 11.7 है, लेकिन बाद में भी तो 7 है ना, तो राउंड ऑफ करके 11.8, फिर 13.8, फिर ये कितना हो जाएगा 15.7 ही रहेगा वो, क्योंकि 3 है ना, 3 से थोड़ी राउंड ऑफ होगा। फिर 17.7, ठीक है। फिर 19.6 है लेकिन बाजू में 9 है, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 19.7। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। अब प्लॉट कैसे करना है, बहुत आसान हो गया प्लॉट करना। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे मुझे अल्फ़ा प्लॉट करना है ना, मुझे अल्फ़ा प्लॉट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मैं 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5 ऐसे करके मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऐसे मैं करके क्यों प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अल्फ़ा की वैल्यूज़ वैसी हैं। देखिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, अल्फ़ा की वैल्यूज़ है ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक गई है, 7 तक, तो इसलिए मैं 7 तक आया हूँ, है ना, मैं 7 तक आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरा जो ये टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, टी की वैल्यू मेरा 11 से 21 है ना, 11 से 21 है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे मेरा पूरा 21 तक मुझे जाना है, देखिए मैं 21 तक आया हूँ, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैंने ऐसे क्यों किया है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है 1 सेंटीमीटर 0.5 लिया है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 लिया हुआ है, ठीक है। तो और बाकी यूनिट्स तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, है ना। तो ये टॉर्क का यूनिट है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है, एंगुलर एक्सेलरेशन और फिर टॉर्क, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं आ रहे, एक लाइन पे तो नहीं आ रहे, बट बहुत सारे पॉइंट्स एक लाइन पर हैं। तो मैं इसकी एवरेज लाइन बनाऊंगा ताकि कुछ थोड़े पॉइंट्स इधर लेफ्ट में छूट जाएँ, थोड़े पॉइंट्स राइट में छूट जाएँ। मैं एक एवरेज लाइन बनाने की इसकी कोशिश करूँगा अभी। अच्छा, पॉइंट्स मैंने प्लॉट कैसे किया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, 4.2 था वर्सेस 11.8 है ना, 4.2 वर्सेस 11.8। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4.2 किधर है, 4.2 यहाँ पे आएगा 4.2। देखिए 4.0 4.5 के बीच में ना 10 लाइन्स हैं, तो यानी कि दो लाइन्स पे आपका 0.1 पड़ेगा। मतलब ये 4.05 होगा, पहली लाइन 4.05, दूसरी लाइन 4.10, फिर तीसरी लाइन 4.15, फिर चौथी लाइन 4.20। तो 4.20 4 लाइन पे आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 4.2 इधर आ गया, ठीक है, और 11.8 पे जाना है। तो हम ऐसे ऊपर गए, ये देखिए 11.8 पे है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे तो एकदम बराबर है बिल्कुल, है ना, क्योंकि सब एक ही लाइन से 11 से 12 के बीच में 10 लाइन से, तो 1 2 3 4 5 6 करके 8 तक जाना है, 11.8। तो 11.8 यहाँ पे आ गया, है ना, 11.8 और 4.2। तो इस तरीके से ऐसे हम प्लॉट करते ही चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें आई हैं, अब आइए हम इसकी एक एवरेज लाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छी और एवरेज लाइन मुझे और कोई नहीं मिल रही थी। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि देखिए बस ये लाइन एक बना दी है, जिसमें एक आध पॉइंट नीचे है, बाकी 3 पॉइंट्स ऊपर है। अब इससे ज़्यादा मैं और लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी तकलीफ पेश आ रही है। फिर ये क्या हो जा रहा है कि मुझे इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी इंटरसेप्ट, आई एम गेटिंग मतलब यानी कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, बट दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि फ्रिक्शनल टॉर्क तो प्रेजेंट है ना। आई शुड गेट सम वाई इंटरसेप्ट। तो आई फाउंड दीज 2 पॉइंट्स टू बी बेटर, एंड देन आई एवरेज इट आउट द थिंग्स। एंड वैसे भी लास्ट रीडिंग जो थी मेरी, मैंने बोला था कि बहुत ही ऑफ जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ हुई। अगर मैं इसे हटा दूँ, इसे इग्नोर कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि फिर मेरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो उस हिसाब से ये जो है बिल्कुल फ्रिक्शनल टॉर्क है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल टॉर्क है। अब इसका जो स्लोप निकालेंगे वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 10⁻⁻1 तो लिख ही रखा है, और यहाँ पे भी 10⁻+4 लिख रखा है ना। ये टॉर्क है और ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। फाइनली देख सकते हैं कि हमने ग्राफ बना दिया, हमने स्लोप निकाल ली। तो हमको देखिए जो है फ्रिक्शनल टॉर्क का 12,000 आया है। वैसे बेसिकली ये अगर आपको 50-60 हज़ार भी आए तो इतना टेंशन नहीं लेना, मतलब सही है। वो अलग अलग फ्लाईव्हील का जो फ्रिक्शन है वो अलग अलग है, और पुराना हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ भी जाता है। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ग्रीस डाला था, इस वाले फ्लाईव्हील में काफ़ी ज़्यादा ग्रीस ऐड किया था, तो इसलिए थोड़ा सा स्मूथ हो गया है ये, ठीक है। तो इस वजह से मुझे फ्रिक्शनल टॉर्क कम आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर जो है ये 2 से 3 लाख के बीच में नॉर्मली स्टैंडर्ड वैल्यूज आती ही हैं इसकी। तो ये मुझे 2.5 लाख के आसपास आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील का जो मैंने निकाला है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो मतलब 2 से 3 लाख के बीच में ही नॉर्मली आना चाहिए इसका, ठीक है, थियोरेटिकली। तो वही हमको प्रैक्टिकली भी आया हुआ है, 2.5 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप कि आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। देखिए, हमारा एक्सपेरिमेंट बस यहीं तक था कि यहाँ पर हमें क्या करना था कि सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील निकालना था इसी ग्राफ से। तो ग्राफ की स्लोप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो ये है मतलब यानी कि इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, वही फ्रिक्शनल टॉर्क है। तो सारी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।